हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुशाल वागले और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी थाट के बारे में। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और बड़ा ही सुंदर जो हमारा विषय है, टॉपिक है आज का, वो है राग। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी कि थाट कि वह स्वरों की जो है कर्मानुसार रचना जो होती है जिससे किसी राग की उत्पत्ति हो सकती हो। ठीक है, उसे थाट बोलते हैं। लेकिन आज हम राग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि राग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले राग की। तो डेफिनेशन है कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। कम से कम मतलब क्या है इसका डेफिनेशन का, कि किसी भी राग में कम से कम या तो 5 स्वर होने चाहिए, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक 7 होने चाहिए। कम से कम 5 होने चाहिए, अधिक से अधिक 7 होने चाहिए। ठीक है, जो उनकी सुंदर रचना बनाई जाती है। ठीक है, फ्रेजेस जिन्हें हम कहते हैं, फ्रेजेस बनाए जाते हैं। कम से कम 5 स्वर लगते हैं किसी राग में या फिर 7 स्वर अधिक से अधिक। उनकी जो रचना बनाई जाती है, फ्रेजेस बनाए जाते हैं जो कानों को अच्छा लगे, बेसुरा ना हो। ठीक है, कानों को अच्छा लगे, सुकून देने वाला हो, उसे हम राग कहते हैं। ठीक है, अभिनव राग मंजरी के अनुसार, किताब का नाम है अभिनव राग मंजरी। ठीक है, एक बुक है। इसके अनुसार डेफिनेशन क्या है कि स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे राग कहलाती है। स्वर, ठीक है, और वर्ण मतलब उसको गाने की जो क्रिया है उससे सजी हुई, विभूषित उससे सजी हुई जो आवाज़। ठीक है, दोबारा, स्वर और उस स्वर को गाने की क्रिया से जो आवाज़ सजी हुई है, जो मनुष्यों का मनोरंजन करती है, जो कानों को अच्छी लगती है, जो हमारे मन को सुकून देती है, उसे हम राग कहते हैं। ठीक है, तो राग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मतलब ऐसे बड़ा नहीं, लिखने में बड़ा नहीं, एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल में तो चलो डेफिनेशंस वगैरह याद करनी होती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो राग वहाँ पर बहुत ही बड़ी जो चीज़ आती है तो वो राग आती है। ठीक है, राग को सीखने के लिए अलंकारों की प्रैक्टिस की जाती है, गला तैयार किया जाता है। जो राग को गाने के लिए एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं, जो तत्व ज़रूरी होते हैं, जैसे मींड, कण, गमक, खटका, मुर्कियाँ। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये तत्व होते हैं ये गले में आने चाहिए किसी राग को गाने के लिए, तभी वो राग बहुत सुंदर तरीके से निभाया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल में सिर्फ हमें डेफिनेशन वगैरह याद करनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना, अनुपम रचना, ठीक है, जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। और अभिनव राग मंजरी के अनुसार स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे राग कहलाती है। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये दोनों समझ आई होंगी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि राग के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, किसी सरगम को राग बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आओ डिस्कशन करते हैं राग के लक्षण के बारे में। तो राग के लक्षण हैं कि जो पुराने समय में, प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे। पुराने समय में 10 लक्षण माने जाते थे, जो कि थे अंश, ग्रह, न्यास, उपन्यास, षाढ़त्व, औढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि अंश क्या होता है, ग्रह क्या होता है, न्यास, उपन्यास। ठीक है, आज भी ये प्राचीन काल में माने जाते थे,
10 लक्षण, लेकिन कुछ लक्षण इनमें से आज भी प्रयोग किए जाते हैं किसी राग को गाने के लिए। ठीक है, तो आधुनिक काल में देखते हैं फिर कौन से लक्षण माने जाते हैं। तो आओ आधुनिक काल के लक्षणों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका पहला लक्षण आता है कि राग में रंजकता होनी आवश्यक है। रंजकता मीन्स मधुरता। ठीक है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी किया था कि स्वरों की वह रचना जो कानों को अच्छी लगे, ठीक है, मधुर लगे, वही राग कहलाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा डेफिनेशन से ही बन जाता है कि राग में मधुरता होनी, रंजकता होनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। दूसरा पॉइंट आता है कि राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए, जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी किया था कि कोई सरगम राग तब बनता है या तो जब उसमें रंजकता होती है, मधुरता होती है, और या तो कम से कम 5 स्वर हों या अधिक से अधिक 7 स्वर हों। तो यही है हमारा दूसरा पॉइंट कि कम से कम 5 स्वर होने चाहिए या फिर अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। चलिए तीसरा पॉइंट इसका करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक राग को किसी ना किसी थाट से उत्पन्न मानते हैं। अब जब हमने थाट किया था तो हमने कहा था कि स्वरों की वह क्रमानुसार रचना जिससे किसी राग की उत्पत्ति हो सके। ठीक है, अब जो थाट है उससे राग बनता है, और यहाँ पर भी वही पॉइंट लिखा है कि प्रत्येक राग को किसी ना किसी थाट से उत्पन्न मानते हैं, मतलब जो राग हैं वो थाट से बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हर एक राग है, प्रत्येक राग है, कोई भी राग है वह किसी ना किसी थाट से उत्पन्न हुआ होता है वो राग। ठीक है, तो आओ इसका फोर्थ पॉइंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी राग में सा वर्जित नहीं होता। सबसे बड़ी बात है ये कि कोई भी राग है उसमें हम सा को वर्जित नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए 5 स्वरों का राग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर राग भूपाली का आरोह लिया है, सा रे गा पा धा सा। सा रे गा मा मैंने हटा दिया है ना, तो पा धा नी हटा दिया, तो सा लगा दिया। यहाँ पर सा तो लगता ही है। ठीक है, तो सा रे गा पा धा, 5 स्वर हो गए धा तक, 1 2 3 4 5। तो ये राग भोपाली का आरोह है। तो देखो कोई भी राग है उसमें हम सा को गायब नहीं कर सकते। ठीक है, कि यहाँ से हटा दिया और माँ लगा दिया, तब ये ओढ़व जाति का राग कहलाएगा, मतलब 5 स्वरों वाला राग कहलाएगा। ऐसा नहीं है, किसी भी राग में हम सा को गायब या सा को वर्जित नहीं कर सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात होती है किसी भी राग की कि सा वर्जित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सा जो है वो आधार स्वर होता है किसी भी सप्तक का, किसी भी राग का, किसी भी सरगम का। ठीक है, सा जो होता है आधार स्वर होता है। यहीं से जो किसी राग को गाने की परंपरा है, प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। किसी भी स्वर को किसी भी सरगम को गाने की क्रिया जो है, प्रक्रिया है, किसी भी राग को गाने की प्रक्रिया है, वो सा से ही शुरू होती है। आधार स्वर होने के कारण हम सा को वर्जित नहीं करते। ठीक है, तो आओ इसका 5th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। राग में माँ और पा एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। मतलब साफ आसान है डेफिनेशन ये पॉइंट कि माँ और पा एक साथ गायब नहीं हो सकते। अगर माँ वर्जित होगा तो पा उसमें ज़रूर होगा। जैसे राग भोपाली में आप ये ऊपर देख सकते हैं, सा रे गा, माँ वर्जित है इसमें। ठीक है, लेकिन पा है। ऐसा नहीं है कि माँ भी वर्जित है और पा भी वर्जित है, या ऐसा नहीं हो सकता कि पा वर्जित है और माँ भी वर्जित है। यदि माँ वर्जित है तो पा अवश्य होगा, यदि पा वर्जित हुआ तो माँ आवश्यक होगा। ठीक है, तो यही है कि राग में माँ और पा एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। ठीक है, कम से कम एक स्वर का होना आवश्यक होता है किसी भी राग में। अगर किसी राग में माँ और पा दोनों इकट्ठे वर्जित हो जाते हैं, राग हिंडोल का अगर हम उदाहरण लें तो राग हिंडोल में माँ और पा दोनों वर्जित होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें माँ तो वर्जित होता है लेकिन तीव्र माँ लगता है। ठीक है, तो भाव बनता है कि यदि किसी राग में माँ भी वर्जित हो, मतलब वहाँ पर शुद्ध माँ की बात कही गई है, शुद्ध माँ वर्जित हो और पा भी वर्जित हो, तो शुद्ध माँ के स्थान पर वहाँ तीव्र माँ अवश्य होगा। मतलब घुमा फिरा कर वही हमारा जो है पॉइंट बन जाता है कि
माँ और पा साथ में वर्जित नहीं हो सकते। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह, वादी, संवादी और गायन समय होना आवश्यक है। यदि ये चीज़ें, ये आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, गायन समय, हम इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर ये चीज़ें किसी राग में नहीं होंगी तो राग हानि होगी। राग हानि का मतलब उस राग का जो है फील नहीं आ पाएगा, उस राग का माहौल, वो राग अपना असर नहीं छोड़ पाएगा, माहौल नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो उस राग में उस राग की हानि होगी अगर ये चीज़ें उसमें नहीं होती। इसलिए आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, गायन समय होना आवश्यक होता है किसी राग को गाने के लिए, बजाने के लिए। लेकिन किसी थाट में ये चीज़ें आवश्यक नहीं होती, क्योंकि कोई भी थाट गाया या बजाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन ये राग में आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, 7वां पॉइंट हमारे पास आता है। पॉइंट है कि राग में किसी स्वर के दोनों रूप एक साथ प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। मतलब यदि कोई स्वर है, मान लो रे है, ठीक है, शुद्ध रे है, तो उसी के साथ कोमल रे नहीं आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम राग खमाज का उदाहरण लें तो उसमें दोनों नी लगते हैं, शुद्ध नी भी आता है, कोमल नी भी आता है। लेकिन आरोह में सा रे गा मा पा धा नी, आरोह में तो नी शुद्ध आता है, लेकिन जब हम उसका अवरोह लिखते हैं सा नी धा पा मा गा रे सा, तो अवरोह में उसका जो नी है वो कोमल आता है। और ये षाडव संपूर्ण जाति का राग होता है। मतलब षाडव संपूर्ण का मतलब आरोह में तो उसके 6 स्वर लगते हैं, ठीक है, अवरोह में 7 लगते हैं, 6 लगते हैं, जिसमें रे जो है वर्जित रहता है। सा, फिर रे कट कर देते हैं, फिर सा गा मा पा धा नी शुद्ध, फिर सा, फिर अवरोह में सा, फिर कोमल नी, धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो ऐसे करके किसी स्वर के 2 रूप प्रयोग किए जाते हैं किसी राग में। ठीक है, आरोह अवरोह में किए जाते हैं दोनों रूप प्रयोग, लेकिन एक साथ नहीं दिखाए जाते, एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये थे हमारे राग के लक्षण कि किसी राग को एक राग बनने के लिए, किसी सरगम को, किसी स्वरों के समूह को एक राग बनने के लिए क्या क्या उसके लक्षण होने चाहिए, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए कि वो एक राग कहलाया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक राग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। ठीक है, और ये इसके लक्षण थे। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और अच्छे नॉलेज लेने के लिए वीडियोस मैं ऐसे ही डालता रहूँगा आगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।